हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू एनसीईआरटी पिच। मेरा नाम है राज शर्मा और अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ों को देखा, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, कौन से सेक्टर में आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का हमारी जो डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट, उसमें क्या योगदान देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम लोग देख लिया था, कंट्रीब्यूशन देख लिया था इंडस्ट्रीज़ का हमारी नेशनल इकोनॉमी में। इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में देख लिया था कि कौन कौन से फैक्टर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। क्लासिफिकेशन देख लिया था कि इंडस्ट्रीज़ को फर्दर किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को आज के समय में देखने को मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे जूट इंडस्ट्रीज़ से कि जूट इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। इससे पहले अगर आपको इस चैप्टर का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इस चैप्टर के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं जूट टेक्सटाइल की। तो जूट टेक्सटाइल की बात करें तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। जो इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारे जूट का, चाहे वो रॉ जूट हो या जूट की गुड्स बनाई जाती हो, मतलब जूट की जितनी भी चीज़ें आज देखने को मिलती हैं तो इंडिया उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मोस्ट ऑफ जूट मिल्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। अब इंडिया में भी वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है, ज़्यादातर जो जूट है वो वहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में भी कहाँ पे, तो हुलगी रिवर के किनारे ज़्यादातर जो मिल्स हैं वो सेटअप है। और जो पहली जूट मिल आई थी इंडिया में वो कहाँ आई थी, वो कोलकाता में आई थी 1859 में। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो हुलगी रिवर के किनारे हमें ज़्यादातर जूट मिल्स देखने को मिलती हैं। तो पहला फैक्टर आ जाता है प्रेजेंस ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया। जो ज़्यादातर जूट प्रोड्यूस होता है वो इस एरिया में प्रोड्यूस होता है, इसीलिए यहाँ पे जूट मिल की प्रेजेंस देखने को मिलती है। दूसरी बात आती है इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इनएक्सपेंसिव है, मतलब काफ़ी कम रेट में हम लोग वाटर से एक जगह से दूसरी जगह अपने जो माल है उसको पहुंचा सकते हैं। तीसरी बात देखें तो यहाँ पे जो नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छा है, चाहे वो रेलवेज़ का हो, रोडवेज़ का हो, चाहे वो वाटरवेज़ का हो, तो तीनों नेटवर्क यहाँ पे मौजूद हैं। तीसरी बात, जो वाटर है वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट है। और चौथा फैक्टर आ जाता है चीप लेबर वहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल है वो काफ़ी पुअर जो स्टेट है उनसे लगा हुआ है, जैसे कि बिहार, उड़ीसा और जो उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे जो लोगों की कंडीशन वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसीलिए जो लेबर होते हैं वो माइग्रेट करते हैं वेस्ट बंगाल जैसे बड़े स्टेट में, जिसकी वजह से चीप लेबर देखने को मिलते हैं, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं हमारी जूट मिल्स के लिए। अब नेशनल जूट पॉलिसी के बारे में जाने तो 2005 में ये पॉलिसी आई थी और इसका ऑब्जेक्टिव था जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करना, क्वालिटी को इम्प्रूव करना और जो प्राइस हैं उनको इंश्योर करना हमारे जूट फार्मर्स के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से जो पर हेक्टेयर यील्ड है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो नेशनल जूट पॉलिसी की 2005 के बारे में बात हो गई। अब जानते हैं शुगर इंडस्ट्री के बारे में। तो इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड एंड फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गुड़। इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, और बात करें गुड़ की तो गुड़ का फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है। तो 2010-11 में इंडिया में 662 शुगर मिल्स प्रेजेंट थी, 662 शुगर मिल्स प्रेजेंट थी, और ज़्यादातर जो शुगर मिल्स थी वो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात जैसे जो एरियाज थे वहाँ पे देखने को मिलती हैं आज के समय में। ओवर 60% जो मिल्स हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे रीजन्स में देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शुगर का प्रोडक्शन है काफ़ी अच्छे लेवल में किया जाता है। इन रिसेंट ईयर जो कई सारी मिल्स हैं वो शिफ्ट हो रही हैं सदर्न और वेस्टर्न पार्ट्स में, जैसे कि इस महाराष्ट्र जैसे जो स्टेट्स हैं, पॉपुलर स्टेट है, वहाँ पे जो मिल्स हैं वो शिफ्ट हो रही हैं। काफ़ी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो शुगर मिल्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। अब बात करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की। इंडस्ट्रीज़ दैट यूज़ मिनरल्स एंड मेटल्स एज अ रॉ मटेरियल
आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्रीज जो मिनरल्स का इस्तेमाल करती हैं और मेटल्स का इस्तेमाल करती हैं एज अ रॉ मटेरियल, उनको हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। आयरन और स्टील जैसी इंडस्ट्रीज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आती हैं। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इज द बेसिक इंडस्ट्री एज प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ मशीनरीज टू रन ऑल टाइप्स ऑफ अदर इंडस्ट्रीज। जो आयरन इंडस्ट्री है या स्टील इंडस्ट्रीज, वो अदर इंडस्ट्रीज़ को एज अ मशीनरीज प्रोवाइड करने का काम करती हैं, एज अ बैकबोन काम करती हैं अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है वो इन्हीं की वजह से हो रहा है। स्टील इज़ नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोन, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। जो स्टील है वो काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है, चाहे वो डिफेंस के पर्पज़ से हो, मेडिकल पर्पज़ से हो, टेलीफोनिक पर्पज़ से हो, साइंटिफिक पर्पज़ से हो, जितने भी पर्पज़ हैं उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज़ ऑफन रिगार्डेड एट द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। जितना भी प्रोडक्शन या कंजप्शन किया जाता है स्टील का, वो कहीं ना कहीं किसी देश के डेवलपमेंट को दर्शाता है। ठीक है, बात हो गई स्टील इंडस्ट्री की। तो इंडिया कौन सी रैंक में आता है? तो इंडिया की रैंक 4th है स्टील इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो, अनरिफाइंड स्टील इंडस्ट्री को प्रोड्यूस करने में। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील एंड ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर। ठीक है, जो चाइना है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, तभी जो आज के समय में चाइना है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को छू पा रहा है। इन 2004 इंडिया वॉज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील। अब बात करें वाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ इज़ हैवी इंडस्ट्रीज़। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ को हैवी इंडस्ट्रीज़ का क्राइटेरिया में क्यों रखा गया? पहला फैक्टर आ जाता है बिकॉज ऑल टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एज वेल एज फिनिश गुड्स आर हैवी एंड बल्की। जो जितने भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड होते हैं इन इंडस्ट्रीज़ में, या जो बन के जो मटेरियल तैयार होता है वो काफ़ी ज़्यादा बल्की होता है और काफ़ी हैवी होता है, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की काफ़ी ज़्यादा आती है। इसलिए इन इंडस्ट्रीज़ को हैवी इंडस्ट्रीज़ में कंसिडर किया गया। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू जैसे जो रीजन्स हैं जहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन है इन इंडस्ट्रीज़ का, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ओर्स देखने को मिलती हैं। अब बात करें, इंडिया इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म टू इट्स फुल पोटेंशियल इन प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब जो इंडिया है वो अपनी पूरी पोटेंशियल में काम नहीं कर पा रहा है इनको प्रोड्यूस करने में। ठीक है, इनका प्रोडक्शन में इंडिया का कहीं ना कहीं फुल पोटेंशियल नहीं दिख रहा। अब इसके कई सारे फैक्टर हैं, जैसे कि हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल। अब इसकी जो कॉस्ट है प्रोड्यूस करने की वो काफ़ी ज़्यादा है और हमारा इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, तो इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसको मैनेज करवाना। और जो अवेलेबिलिटी है कुकिंग कोल की, अगर हम लोग इसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ही यूज़ कर डालेंगे तो कहीं ना कहीं हमको इसके डिसएडवांटेज हमारे डोमेस्टिक वर्क में देखने को मिलेंगे। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लोअर लेबर, जो लेबर है आज के समय में उतने ज़्यादा स्किलफुल नहीं है, जिसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी की सप्लाई है वो इरेगुलर तरीके से हो पा रही है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, आज के समय में जो हम लोग मशीनरीज यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो गई, पुअर हो गई, जिसकी वजह से हम लोग फुल पोटेंशियल में अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI वगैरह जो है आज के समय में जो फॉरेन से आने वाली इन्वेस्टमेंट है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को इसका नुकसान देखने को मिल रहा है। बात हो गई इंडिया की। अब केमिकल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ द फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो आज के समय में इंडिया में फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ में कवर की जा रही हैं, जो इन्होंने GDP का 3% हिस्सा कवर करके रखा। इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन एशिया एंड 12th लार्जेस्ट इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज। जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ इंडिया की हैं वो 3rd लार्जेस्ट हैं एशिया में बात करें तो, और 12th लार्जेस्ट हैं, मतलब 12वें नंबर पर हैं वर्ल्ड में अगर इसकी साइज़ की बात करी जाए केमिकल इंडस्ट्रीज़ की। एशिया में 3rd नंबर पे है और वर्ल्ड में 12th नंबर पे है। इट कंप्राइज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इसमें दोनों तरीके की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिलती हैं, चाहे वो लार्ज यूनिट हो या स्मॉल यूनिट हो। बात करते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सेक्टर ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज़ आर रैपिडली ग्रोइंग। ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जैसे कि फार्मास्यूटिकल और सिंथेटिक फाइबर को बनाने वाली, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक और डाई स्टफ बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं वो हमारी ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। ठीक है, वहीं बात करें इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड जैसी बनाने वाली कंपनीज़, सिंथेटिक फाइबर को बनाने वाली कंपनीज़, प्लास्टिक को बनाने वाली कंपनीज़, नाइट्रिक एसिड को बनाने वाली कंपनीज़, अल्काइन जैसे जो प्रोडक्ट हैं उनको बनाने वाली
जो कंपनीज़ हैं वो हमारी इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज़ में कंसिडर की जाती हैं। बात करते हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हमारे नाइट्रोजन से बनाई जाने वाली इंडस्ट्री है, ठीक है। नाइट्रोजन से ये पूरी तरीके से वर्क मिली जाती है, जैसे कि यूरिया जैसे जो नाइट्रोजन है वो इसमें इस्तेमाल में लिए जाते हैं, जिसकी वजह से हम फर्टिलाइज़र बना पाते हैं और वो आगे चल के हमारे एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो फर्दर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है, ठीक है। सीमेंट is used for construction activities such as building houses, factories, bridges, road, airports, dams and other कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो आज के समय में कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस्तेमाल हमारी सीमेंट इंडस्ट्रीज़ का होता है, जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ कई जगह यूज़ होती है, जैसे कि ब्रिजेस बनाने में, रोड्स बनाने में, एयरपोर्ट्स बनाने में, डैम्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिस इंडस्ट्रीज रिक्वायर बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल्स, ठीक है। इस इंडस्ट्रीज़ में बल्की और हैवी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि लाइमस्टोन, सिलिका, एल्युमिनियम और जिप्सम जैसे जो एलिमेंट्स हैं इनका इस्तेमाल होता है सीमेंट इंडस्ट्री में। तो पहली सीमेंट इंडस्ट्री हमारे इंडिया में आई थी वो 1904 में चेन्नई में पहली बार इस्टेब्लिश की गई थी। और आज के समय में बात करें तो ज़्यादातर जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारे गुजरात जैसे रीजन में देखने को मिलती हैं। दिस इंडस्ट्रीज इज डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं आज के समय में काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन इनका देखने को मिल रहा है और इनका एक्सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की, तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंप्रूव करती हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इस्टेब्लिश करती हैं, गुड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं पैसेंजर्स को। और जो इनकी ग्रोथ है आज के समय में देखा जाए तो काफ़ी रैपिड तरीके से इनकी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लास्ट 15 ईयर्स की बात करें तो काफ़ी रैपिड ग्रोथ है। एफडीआई भी काफ़ी मेन रोल प्ले करती है इस इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि एफडीआई की वजह से जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं ये नई नई टेक्नोलॉजीज़ को ला पाती हैं, नए नए इनोवेशन कर पाती हैं और काफ़ी इफ़िशियंट तरीके से हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड करवा पाती हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडिया में 15 जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कार्स और मल्टी यूनिट व्हीकल्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। वहीं जो 9 कंपनीज़ हैं वो कमर्शियल व्हीकल्स को प्रोवाइड करने का काम करती हैं और 14 कंपनीज़ ऐसी हैं जो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। बात करें आईटी सेक्टर की तो चाहे वो ट्रांजिस्टर हो, टेलीविज़न हो, टेलीफोन, सेलुलर टेलीफोन एक्सचेंज हो, रडार हो, कंप्यूटर हो और अदर्स जितने भी सेक्टर हैं आज के समय में सॉफ्टवेयर के, तो कहीं ना कहीं जो आईटी सेक्टर है वो काफ़ी मेन रोल प्ले करता है हमारी इकॉनमी के लिए, ठीक है। तो आईटी सेक्टर आज के समय में काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ है वो बेंगलोर जैसे एरियाज़ में देखने को मिलती हैं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से कौन कौन से पोल्यूशन देखने को मिलते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड और नॉइज़ जैसे पोल्यूशन देखने को मिलते हैं। और इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सस्टेनेबल तरीके से, प्लान तरीके से हमको इनका डेवलपमेंट करना होगा, मिनिमाइज़ करना होगा वाटर का यूज़। आज के समय में जो वाटर का यूज़ किया जा रहा है इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, तो कहीं ना कहीं एक्सेसिव तरीके से ये लोग यूज़ कर रहे हैं वाटर को, तो इसको हम लोग सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करें। इसके लिए हमको पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, हार्वेस्टिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो हमारी रिक्वायरमेंट उसको फुलफ़िल किया जा सके। और आज के समय में जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो हॉट वाटर को छोड़ रही हैं, गर्म पानी को सीधे सीधे नदियों में छोड़ रही हैं, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है उस हॉट वाटर की, उस नदी की, वो डिस्टर्ब हो रही। तो इसको भी हम लोगों को सुधारना होगा, कई सारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो कम हो पाए, ठीक है। फैक्ट्रीज़ में एयर फिल्टर्स को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो स्मोक है वो कम निकल पाए। और जो कोल जैसे प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल कम करना पड़ेगा, उनकी जगह हम लोगों को ऑयल और गैस जैसे फ्यूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपनी फैक्ट्रीज़ में, जिसकी वजह से जो स्मोक है वो उसको कम किया जा सके। और कई सारे जो मेजर्स हैं वो नॉइज़ पोल्यूशन में लिए जा सकते हैं, जैसे कि हम लोग साइलेंसर को इस्टेब्लिश करें हमारी मशीन में, जिसकी वजह से जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो कम हो पाए। बात हो गई पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जा सके। तो यहाँ पे होता हमारा वीडियो ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि एक लाइक की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है नई वीडियो बनाने की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।